फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिफ्रेंशिएशन देखे थे। डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा कुछ देखे नहीं थे, बस डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालना सीखे थे। और हम लोग ये देखे थे कि डी वाई डी एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का बस रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन इसके बारे में और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, इसका और मीनिंग्स क्या होते हैं, स्लोप क्या होता है, ये सब चीज़ें और भी चीज़ें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब बताओ इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होती है, नाम से ही पता चल रहा है एंटी डेरिवेटिव। इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स, डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स, डिफरेंशिएशन का अगर आप इन्वर्स निकाल लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया। जैसे हम पिछले वीडियो में ये देखे हुए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ तो बाद में हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 आया था। कैसे आया था हम लोग देख चुके थे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा x। देख रहे हो, x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको 1 आता है, और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है। अब देखो ये एक दूसरे क्या आ रहा है, एंटी डेरिवेटिव उल्टा होता है, सिंपल से एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। उसी तरह से आपको इस तरह से इसका बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद हो गए। जैसे कि मैं बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, इसका क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वहीं पे अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स मिल जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सेक एक्स आ जाएगा। तो जितने भी ये वाला फॉर्मूलाज थे सभी का सभी आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन से आप, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आप निकाल सकते हो। ये एक दूसरे का क्या है, इंटर रिलेटेड है, एंटी है, एक दूसरे का ये क्या है, उल्टा है। समझ में आ गया। अब जो है, अब इसके डिनोटेशन के बारे में बोलते हैं कि इसको किसी डिनोट करा जाता है। तो उससे पहले हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आप बताओ, जैसे कि मान लो कि अगर इनडिफिनिट, इनफानाइट लिख दिए तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट बोलते हैं, इनफानाइट बोलते हैं, हिंदी में अनंत बोलते हैं। वहीं पे अगर हम एन लिख देते हैं तो ये क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगा, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होती है, वही होती है डिफिनिट और इंटीग्रेशन। अगर जिसमें लिमिट लग जाएगा वो आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, ये जो साइन है, ये साइन क्या हो जाता है आपका, इंटीग्रेशन का साइन होता है। यहीं पर अगर हम लिमिट लगा दें a से b तक तो ये हो जाएगा इनडिफिनिट। अगर हम सिंपल सा इस तरह से लिखते तो ये इनडिफिनिट, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर मान लो कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन f ऑफ x है, तो f ऑफ x फंक्शन का अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x dx। वहीं अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x dx का a टू b हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस ये जो निकलता है इसी से निकलता है। लेकिन इसको निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको एक लिमिट पुट कर दी, लिमिट का जो वैल्यू होता है वो लिमिट का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। एक फॉर्मूला होती है x का पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ, और भी फॉर्मूला भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला है जिस तरह से आपको अभी पता नहीं चला होगा। जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो x का पावर n का जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन ना इसी पे बनता है। अगर डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला पढ़े होंगे तो क्या होता था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये हो जाता था डिफरेंशिएट। अगर x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलरली अगर x के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको आ जाता है x का पावर n प्लस 1
बाय एन प्लस वन, ये फॉर्मूला जाता है। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद रहनी चाहिए, बहुत बेसिक फार्मूला है। इसी से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो हम लोग आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में कि एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन भी x होना चाहिए। अभी अभी हम लोग देखे तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाय डी एक्स 1 होता है, लेकिन वहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है। x क्या होता है लेकिन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम एक चीज़ बताओ कि 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 इंटू डी एक्स। अब बताओ कि x का पावर 0 ये क्या आ गया, x का पावर n, और x का पावर n का हम लोग फॉर्मूला अभी लिखे हैं n इंटू, सॉरी ये तो डिफ्रेंशिएशन का हो गया। इंटीग्रेशन में x का पावर n का क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। अब x का पावर होता है, क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, वो इंटीग्रेशन। अगर x के पावर n को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे n क्या है, 0 है, n का वैल्यू क्या है, 0 है, तो n के वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या x का पावर 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 तो बराबर x आ गया। देखो आ गया। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी से आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, वो कैसे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला पता है, जैसे कि मान लो डी ऑफ सेक एक्स इज इक्वल बाय डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। वहीं पे अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स पूछ दे तो आप क्या कर दोगे, आप सिंपल सा ये लिख देना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ देगा, हम क्या कर देंगे डायरेक्ट सेक एक्स। डिफरेंशिएशन का मेनली उल्टा होता है इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम जो है आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स में उतना फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होती है, बस साइन कॉस्ट वगैरह सबका बस बेसिक चीज़ें ही ज़रूरत होती है, वो आप देख सकते हो। ये सब जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको जब 12th में आप फिजिक्स पढ़ोगे और फिर IIT JEE के लिए इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब आपको ये सब फॉर्मूलाज आपको रिक्वायरमेंट होंगी, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको, अगर आप मैथ पढ़ते हो JEE पढ़ते हो तो फिर आपको ये आप याद कर लेना इसको, और जब आपके सर या मैं ही आपको 12th में इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें प्रूफ भी करूंगा और बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसमें कहीं कहीं आपको जो यूजेज होंगे वो सब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूलाज हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए या स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका हम लोग को ज़्यादा फिजिक्स में यूजेज नहीं होंगी, कभी कभी हो भी सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये होगा ही होगा अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब आती है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज था, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज है। मैंने और भी फॉर्मूलाज हैं थोड़ा बहुत जिसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगा, एट में इसकी ज़्यादा नेसेसरी नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आई होप कि आपका इसने अपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स और एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, ये सब चीज़ें हम लोग लिमिट हम लोग वगैरह सब देख चुके हैं। अब एक टर्म आता है, एक चीज़ आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। वो क्या होता है कि जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, जैसा कि अभी मैंने क्या किया, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन किया था, क्या था, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ये इंटीग्रेशन किया था। अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको एक प्लस में कांस्टेंट लगाना होता है, क्या होता है, एक प्लस में, लेकिन नेसेसरी है, ये लिखना क्या है, नेसेसरी है। कब, जब आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये चीज़ें नहीं लिखी जाती है, लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ये आपको लिखना ही पड़ेगा। वो क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर एक चीज़ बताओ, अगर x प्लस 5 कोई फंक्शन है जो कि x प्लस 5 है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन
एफ डैश एक्स निकाले, डिफ्रेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालें तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 + 0 1, तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन उल्टा होता है, तो डिफ्रेंशिएशन 1 आया तो इंटीग्रेशन 1 का जो हम जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए थे वो आएगा, लेकिन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x ही आएगा, 5 क्या होगा हमको कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम +c ज़रूर लिखते हैं। +c लिखने से ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है 1 का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x + c आ जाएगा, x + c आ जाएगा। तो x तो मैच कर रहा है और c का यहाँ से वैल्यू 5 आ जाएगा। जब हम ये लिखेंगे ही नहीं तो फिर हमको ये तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट आपको लिखना ज़रूरी होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। हम तो यहाँ से पता चल गया हमको 5 है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने का अलग रूल्स होते हैं, देखते हैं आगे होगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन वो सब चीज़ें फिजिक्स में ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये जो क्लास है ये बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है और आपको थोड़ा थोड़ा ही यूजेज अभी होंगे, जैसे ही आगे ज़्यादा यूजेज होंगे मैं आप ज़रूर आपको बताऊंगा। ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। चलिए अब जो है, अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर ज़्यादा डिफरेंस हो, ज़्यादा बड़ा का डिफरेंस हो, जैसे कि मान लो ये और इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब ज़्यादा बड़ा का डिफरेंस हो तो हम डेल्टा यूज करते हैं। ये क्या होता है, डेल्टा से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस हो, बहुत छोटा, ये तो मैं भी इतना भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा, इसको बहुत छोटा डिफरेंस को अगर दर्शाना हो तो हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। जब बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाना हो तो डेल्टा से, और छोटा दर्शाना हो तो डी से हम लोग दर्शाते हैं। अब ये बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हम किसी भी फिगर का स्लोप निकाल सकते हैं, तो उसी का हम लोग अब यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं। अब देखो भाई कि एक मैंने ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ, ये किस फंक्शन का ग्राफ है ये आपको बताना और वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये मैं आपको ये किस फंक्शन का ग्राफ है ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे ए और बी के बीच का। किसका निकालेंगे, ए और बी के बीच का हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो ए और बी के, ए क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम ए यहाँ पे ले लेते हैं और बी यहाँ पे आ गया। तो अगर एक्स के ऊपर ये लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, क्यों डेल्टा एक्स हो जाएगा ये हम भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, x1 है। और हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कहाँ था, ये तो ये डिस्टेंस है, x1 माने हैं। जब हम ये वाला डिस्टेंस माने हैं तो ये x2 मान लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 - x1 होगा। तो x2 - x1 को ही हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x लिखते हैं। उसी तरह से ये जो है उसी तरह से ये और ये वाला भी क्या होगा, डेल्टा y होगा। किस तरह से आप जिस तरह से x का होगा उसी तरह से डेल्टा y होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अगर एक और टर्म आता है रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। धीरे धीरे सभी चीज़ों का आपको अच्छे से समझना है, सभी आपको एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज होता क्या है। अब एक चीज़ हम पढ़े थे, स्पीड क्या होता है, स्पीड और या वेलोसिटी दोनों का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है, वो हम लोग चीज़ आगे देखेंगे। और भी बहुत डिफरेंस है, इसमें डिस्टेंस होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर स्पीड और वेलोसिटी देखें तो लगभग यूनिट वाइज सेम ही होती है। तो इसमें हम अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसे हम आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डी बाय टी, इस तरह से लिख करके। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स।
अगर इस हिसाब से यहाँ पे आप बोलोगे वहाँ पे तो टी आ रहा था रेट ऑफ चेंज में, लेकिन एक चीज़ बताओ कि वहाँ पे डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रही थी तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसीलिए डी वाई टी आता था। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाई जो चेंज हो रही है, ये जो चेंज हो रही है एक्स के बेसिस पे चेंज हो रही है, वो कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि x जो था होता ये वाला x होता, इतना x होता, क्या होता, ये वाला x होता। तो अब बताओ भाई कि ये x होता तो y भी कितना होता, इतना ही होता। तो y घट रहा है तो x भी घट रहा है ना। तो x y जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए वहाँ पे डी वाई टी लिखते थे, क्योंकि डिस्टेंस जो था टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। क्यों कहेंगे ये हम लोग समझ गए, इसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। अब एक चीज़ बताओ कि ये एक क्या है, ये जो है ए बी सी, कौन चीज़, ये ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर थीटा है तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आप हम जो है इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को टेन थीटा लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है क्या है, ये डिस्टेंस हम बहुत छोटा ले लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा और जूम करूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नहीं होगा, ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा ले लेते हैं। कितना छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा ले लेते हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि जब स्मॉल चेंजेज लेंगे, ये स्मॉल चेंजेज हो रही है, कितना चेंजेज हो रही है, स्मॉल चेंजेज, तो हम क्या करते हैं, डी से लिखते हैं। जब बड़ा हो रहा, इतना बड़ा हो रहा था इसीलिए हम डेल्टा वर्ड यूज करते थे, लेकिन जब स्मॉल चेंजेज यूज करते तो हम किसके यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से ये पूरा का पूरा डेल्टा एक्स हो रहा था, तो अब बताओ ये भाई ये जो छोटा वाला है इसे हम डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इसके रिस्पेक्ट में जो ये y होगा इसे हम dy लिख सकते हैं। अब देखो कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इसी बड़े वाले की तरह। तो अगर ये राइट एंगल ये थीटा हो जाएगा तो बताओ ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाय डी एक्स हो जाएगा। ध्यान से टेन थीटा, ध्यान से आप एक पूरा का पूरा चीज़ें समझना है। ये अगर और अब तो और जूम होगी ही नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ इसको जूम करने की। अच्छा ये जूम हो रहा है, चलो अब है ये समझ में। आई होप कि आपको ये पूरा बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वो छोटा वाला, जितना बड़ा ये है उतना ही छोटा वाला ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई, इसको डी एक्स। तो टेन थीटा और क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और हम यहाँ पे इसे रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेन थीटा बराबर हम क्या लिखें, रेट ऑफ चेंज, ये है ना रेट ऑफ चेंज। तो उसी तरह से हम इसे डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। इसे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। और आप फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है, समझ में आ रही, पूरा का पूरा चीज़, पूरा का पूरा रिलेशन समझ में आ रही है। तो आप यहाँ से क्या पता चलता है, डी वाई बाई डी एक्स हमको टेन थीटा भी होती है, डी वाई बाई डी एक्स आपको रेट ऑफ चेंज भी होती है, और साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स स्लोप भी होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, रेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप होती है। या फिर आप अगर पूरे पहले नहीं समझ में आ गया तो टेन थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, सिंपल सी, टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप। तो टेन थीटा को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को हम रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा स्लोप निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। ये पूरा का पूरा राम कहानी है, यहाँ ये इसके पीछे का रीजन है। चलिए इसके आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको रिटेन एज दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको इस तरह से टेन थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये जो भी चीज़ मैंने बताया, रेट ऑफ डिनोट, इसको इस तरह से, ये सभी का सभी आपको आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना है।
अब ये जो थोड़ा सा और जूम, ज़्यादा जूम नहीं करूँगा अभी, ये जो था ये आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था। ये क्या था? डेल्टा वाई, वही हम लिखे थे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बराबर tan थीटा। ठीक है, अब देखो तो हम क्या कर रहे थे, जब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को छोटा ले रहे थे, क्या ले रहे थे? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को छोटा ले रहे थे। तो छोटा ले रहे थे तो क्या लिखते थे? डी वाई बाय डी एक्स। जब ये चीज़ें हम छोटा लेने लगे थे तो ये क्या, ये थोड़ा सा इतना, इससे छोटा मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसीलिए मीन्स ये बहुत बहुत छोटा ये ले रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये इतना बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं है, बहुत 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 छोटा ले रहा हूँ, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो होता है। अब क्या होता है, एक चीज़ होता है टेंस टू जीरो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि ये जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन जीरो के आसपास ही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 0.0000000 इनफाइनाइट जीरो के बाद 1। अब बताओ ये जीरो ही है ना, लेकिन एक्चुअल जीरो तो नहीं है। इसका मतलब ये होता है इतना छोटा डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं। अब बताओ कि डी वाई बाय डी एक्स, अगर हम डेल्टा एक्स को ये डिस्टेंस ले लूँ, क्या ले लूँ? ये जो डेल्टा एक्स, ये यही ना डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स को हम, ये डी एक्स को हम डेल्टा एक्स, और अभी डी एक्स नहीं बोलता हूँ मैं, इसे हमको डी एक्स डेल्टा एक्स ही बोलना है। ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो अभी डेल्टा एक्स है अभी मेरे पास, तो ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को बस इतना छोटा छोटा डिस्टेंस ले लूँ मैं, ये डिस्टेंस ले, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डी एक्स बोलते हैं ना। और वहीं पे अगर ये छोटा तो ये भी छोटा, मैंने पहले ही बता दिया रेट ऑफ चेंज, तो ये छोटा तो वो भी छोटा। अगर हम ये लिख दें कि डेल्टा एक्स जो है ये टेंस टू जीरो, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो है नहीं लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, कौन? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई खुद ब खुद हो जाएगा, जिस तरह से हम यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये पढ़ दें कि डेल्टा एक्स जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसे हम डी एक्स लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? डी एक्स, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस हो जा रहा है। जब आप ये लिख देना कि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो रहा है, और इसे हम डी एक्स लिख सकते हैं। और जब डी एक्स लिख देंगे तो डी वाई भी क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई की क्या हो जाएगा? डी वाई। अब देखो, अब हम इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। अब हम ये लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अभी हम समझे, लेकिन भाई इसको जो है इस तरह से लिखना गलत है। हम ये इसको इस तरह से लिखते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है, ये हम ये लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो। इसको इस तरह ना लिख के हमको इस तरह से लिखना होता है, एक रूल यू कैन से। इसको आगे अब जब लिमिट एंड कंटिन्यूटी, आपके लिमिट एंड कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, बट अभी ये मान लेना है। जब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो हम इसको क्या लिखते हैं? डी वाई बाय डी एक्स होता है। तो हम डी वाई बाय डी एक्स था तो पहले हम देख ही चुके थे, रेट ऑफ चेंज, tan थीटा, स्लोप। एक और ये भी चीज़ है, हम डी वाई बाय डी एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, नीट एंड क्लीन। चलिए अब आते हैं स्लोप पे। अब देखो भाई, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप जो अभी आप ए और बी के बीच का स्लोप निकाल देंगे, तो हमको ए और बी का जो स्लोप निकालेंगे, हमको इसका स्लोप नहीं निकलेगा। एक्चुअल ग्राफ तो ये है, लेकिन एक्चुअल ग्राफ का स्लोप नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अब हम ए और बी को मिलाते हैं, तो ए और बी को मिलाने से हमको क्या आता है? ये वाला डिस्टेंस आता है। कौन वाला? और टेढ़ा हो जा रही है डिस्टेंस, आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का जो ये वाला डिस्टेंस आ रही है, और वो स्लोप तो है ही नहीं। हमको स्लोप किसका निकालना है? इसका। तो अब एक चीज़ बताओ कि जब हम बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस ले लें, बहुत इतना छोटा डिस्टेंस ले लें, एक चीज़ बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस, इतना छोटा डिस्टेंस ले लें अगर, तब इसके बीच का हम स्लोप ये निकालें, तो ये देखो, इसका जो ये स्लोप है, ये रेड कलर का जो भी मैंने लिखा, ये ग्राफ का ही स्लोप आ रहा है। ग्राफ पे ही वो स्लोप आ रहा है ना, लेकिन ये वाला स्लोप तो ग्राफ से बाहर जा रहा है, लेकिन ये स्लोप ग्राफ पे ही आ रहा है। इट मीन्स कि जब हम ये छोटा डिस्टेंस लेते हैं तो ग्राफ का स्लोप
आ जा रहा है। अब बड़ा डिस्टेंस लेते हैं तो स्लोप हमको नहीं आ रहा है, ये किसी और इसका स्लोप आ जा रहा है, लेकिन जब छोटा डिस्टेंस लेते हैं तो ये स्लोप आता है। कहने का मतलब है किसी बिंदु या किसी छोटे चीज़ का अगर हमको स्लोप निकालना है तो सिंपल सा हम क्या कर देंगे, उसका dy/dx निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी के कारण एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैंने सीखा यहाँ तक, अगर किसी स्लोप का अगर डिफ्रेंशिएशन कर दे किसी भी, ये किसी ग्राफ होगा ना, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, मैंने पहले बता दिया किस फंक्शन का ग्राफ है वो आपको कमेंट में बताना है। और ये जो किसी भी फंक्शन का हमको अगर स्लोप निकालना है तो हम उसका dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx को ही tan थीटा बोलते हैं और dy/dx को ही रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, dy/dx को ही लिमिट Δx टेंड्स टू 0 Δy/Δx भी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें यही है, अभी मैंने आपको यही चीज़ें बताया। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। कर्व मतलब वो जो ग्राफ दिया है, ग्राफ का आपको इक्वेशन दे दिया है कि y बराबर 1 + x² का ग्राफ है और x बराबर 5 पे क्या आपको स्लोप होगी वो फाइंड आउट करना है। सिंपल से मैंने अभी देखा, अभी पूरा इतना राम कहानी उसी पे तो था। सिंपल से इसका क्या कर देंगे, dy/dx निकाल देंगे। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये dy/dx तो आपको पहले ही वीडियो में देखे थे। तो dy/dx तो 1 है, तो 1 का पहले क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0, और x² है तो x² का क्या हो जाएगा 2x। ये कैसे होगा ये आप निकाल लो, यानी तो मैं बता ही देता हूँ कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x कैसे होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d(x²/dx), ये x का पावर n हो गया। x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n × x का पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1। तो n-1 मतलब क्या, n × n की जगह 2 है तो 2 × x का पावर 2-1 डिवाइडेड बाय 2-1। 2x का पावर 2-1 गया, कितना आ गया 1 डिवाइडेड 1। तो x का पावर 1 x ही रहेगा, तो 2x आ गया। देख रहे हैं, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना आ गया हमको 2x आ गया। अब जो है हमको क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमको डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2x। हमको किस पे स्लोप निकालना था, x बराबर 5 पे। तो सिंपल से हम क्या कर देंगे, इसमें x का 5 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देख लो स्लोप कैसे निकल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। ठीक है, अब मैक्सिमा एंड मिनिमा पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, अगर अब देखो मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, किसी भी मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम जब पूरा वर्ड देते हैं तो ये वर्ड आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट और किसी भी ग्राफ का मिनिमम पॉइंट। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी याद आ गया, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी देखो भाई यहाँ पे अब dy/dx जो निकाल रहे हैं वो आप समझ में आ जाएगा। Δx जो है, Δx अगर निकालते हैं, Δx जो यहाँ पे निकालते हैं तो अगर देखो हम पहले आप ही को याद होगा कि जब dx निकालते हैं तो dy भी आ जाता है। क्या आ जाता है, dy आ जाता था। इसीलिए हम dy/dx को y भी पढ़ते हैं। dy/dx को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे आपको f(x) आ जाएगा। किसी भी फंक्शन को f(x) को अगर डिफ्रेंशिएट करते तो उसे हम y कह सकते हैं। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया है, एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना। तभी मैं ये पॉइंट नहीं बताया था लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एक बार पीछे से जाकर फिर से देख लो, आपको कमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ पे थे, अब देखो कि मीन्स अगर मैक्सिमम मिनिमम, अब किसी ग्राफ का मैक्सिमम एंड मिनिमम निकाल रहे हैं तो उसका हमको क्या निकाल रहे हैं कि y उसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है और मिनिमम पॉइंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ कोई सा भी ग्राफ मैंने रैंडम ले लिया और इसका अगर देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट ये P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट, और Q पॉइंट मिनिमम पॉइंट है। इसके ऊपर में एक टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब आप समझ में होगे टच, टेंजेंट को मतलब क्या मतलब टच। तो मीन्स कि अगर किसी पॉइंट पर हमको स्पर्श रेखा खींचने कहेगा तो उस पॉइंट को सटा करके, उस पॉइंट को टच करके एक लाइन खींच देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। जब देखो हम P और Q पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये देखो P और Q पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है, पैरेलल आता है। किसके, x के पैरेलल आता है। ठीक है, अब इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप इसका क्या होगा 0।
क्यों जीरो आएगा? क्योंकि एक्स से उसका कितना एंगल बन रहा है, वही तो स्लोप होता था। यहाँ पे फिर से ध्यान दो, आप अच्छे से समझ जाओ। ये यहाँ पे हम स्लोप निकाल रहे थे, ये एक्स था, एक्स से कितना उठा हुआ है यही एंगल तो स्लोप होता था, तब ना tan थीटा स्लोप हो गया। तो लेकिन जब एक्स के उससे उठा ही नहीं है, tan थीटा जीरो हो जाएगा, तो क्या उसका स्लोप क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी एक्स के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स tan थीटा जीरो हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। या यू कैन से dy/dx बराबर क्या होगा? जीरो। ये हमेशा कभी भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे स्लोप हमेशा क्या आएगा आपको? जीरो। एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ अगर मान लो कि इस पॉइंट को हमको टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट इस तरह से तो नहीं खींच देंगे। टेंजेंट हम कैसा खींचेंगे? इस तरह से। क्या खींचेंगे? इस तरह से। हम इसका टेंजेंट सटा नहीं, वो थोड़ा सा इसका लाइन हाँ सट गया, ये टेंजेंट होगा। ये अगर एक्स से, ये देखो ये हो गया एक्स, तो एक्स से उठा हुआ है ना ये एंगल क्या होगा इसका? थीटा। तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका स्लोप नहीं निकलेगा। मीन्स कि स्लोप जीरो है। क्या है? जीरो है। तो किसी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट का स्लोप क्या होता है? जीरो। मीन्स tan थीटा क्या होता है? जीरो। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम क्या कर देंगे? tan थीटा उसका निकाल देंगे या dy/dx निकाल देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा? मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ गया। समझ में आ गया? हम अभी यूज किए कि dy/dx निकालेंगे तो हमको मैक्सिमा या मिनिमा आ गया। कहने का मतलब अभी तक ये नहीं पता चला कि मैक्सिमा आएगा मिनिमा, ये तो नहीं पता चला। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि dy/dx जीरो आया तो वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? उसके लिए एक और टर्म आती है। क्या आती है? जब हम उसको डबल डेरिवेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल डेरिवेटिव। एक चीज़ बताओ, मैं हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बताता हूँ। अब देखो tan थीटा मैक्सिमा tan थीटा क्या आ जा रहा है? जीरो। मिनिमा tan थीटा क्या आ जा रहा है? जीरो। अब देखो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या आ जाएगा? जीरो। हम ये कर सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा। उसी तरह से tan थीटा को हम dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx, और इसको हम dy/dx लिख सकते हैं। इसको गुना कर दें, इसको अगर गुना करेंगे तो सिंपल सा d/dx इंटू dy/dx, और इसी टर्म को डबल डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा इससे अपार्ट, इससे थोड़ा सा अलग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैक्सिमम मिनिमा से पहले एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आती है, वो भी कैलकुलस का ही पार्ट होता है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उतना आपको ब्रीफ में नहीं होता है, बस इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बस बता देता हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है कि जब, एक सेकेंड, इसमें दिया है कुछ कहीं के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह रहा है कि जब सिंपल सी मैं बता देता हूँ कि dy/dx जो होता है वो अगर dy/dx डिक्रीज करता है मैक्सिमम पॉइंट पे और dy/dx इंक्रीज करता है मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है? क्योंकि अब अगर हम dy/dx से नीचे जाएंगे तो ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, नीचे जाएंगे स्लोप अगर नीचे जाएगा तो ऑलवेज क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो स्लोप हमेशा क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा, प्लस में। ऊपर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और ये सिक्स का टर्म है, माइनस को नीचे को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो अगर स्लोप जो है इसका हमेशा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो अगर d2y/dx ये डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? निगेटिव, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमा हो रहा है। क्या आ रहा है? मैक्सिमा। और वहीं पे ये अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव, तो आप क्या समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है? मिनिमा हो रहा है। क्या हो रहा है? मिनिमा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ से स्लोप हमेशा निगेटिव की ओर जाएगा। क्या आ जाएगा? मैक्सिमम से हमेशा निगेटिव की ओर जाएंगे और मिनिमम से पॉजिटिव की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी को हम लोग ये कहते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ निगेटिव थिंग्स है, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो हमेशा क्या आता है? जीरो से लेसर देन आता है, और कोई भी पॉजिटिव चीज़ है तो जीरो से ग्रेटर देन आता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें सॉरी ये अलग टर्म हो गया। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि d2y क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड पूछो, ये था कहीं पे नहीं है, अच्छा कोई नहीं। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि d2y
डी ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये जो है ये अगर ग्रेटर लेसर देन जीरो आया, क्या आया, जीरो लेसर देन जीरो माइनस में आया, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। और डी ऑफ डी एक्स अगर पॉजिटिव आया, डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा मिनिमा। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत? मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए सीख गए, समझ में आ गया यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमा कैसे क्या होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब अब पॉइंट आता है कि कोई भी फंक्शन का हमको क्या करना है, जैसे पहले बताया था कि एरिया अंडर कर्व, किसी भी चीज़ का हमको एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक ये ग्राफ दिया है, क्या दिया है, ये एक ग्राफ दिया है। अब ये कोई एक्चुअल शेप नहीं है, ना ही रेक्टेंगल है ना ही ट्रायंगल है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये पहले आपको बता दिया, इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग देखते जाते हैं। एक चीज़ देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। अब मैं ये अभी क्यों समाकलन ये अभी क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए सीख लो। सम मतलब होता है जोड़, सम मतलब क्या होता है, जोड़ या इंटीग्रेट। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन जानेंगे, इंटीग्रेट मतलब होता है एक अलग अलग चीज़ों को एक जगह जुटाना। अब देखो इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इस तरह का, ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत छोटा छोटा पैच खींचें, बहुत क्या करें, छोटा छोटा पैच खींचें और इसका एरिया निकाल के सभी का जोड़ दें। क्या कर दें, सभी को जोड़ दें, तो हमको क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है? जब हम अगर इस छोटे पूरा इसी तरह से जितने भी ये हैं, इसी तरह से हम छोटे छोटे सभी हर जगह का लाइन खींच के और इंटीग्रेशन ले दें, तो हमको क्या आ जाएगा, उस टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आया क्या करने वाले हैं हम लोग, कैसे एरिया निकलेगा? तो इसी टर्म का, इसी चीज़ों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट, या किसी भी एरिया, इसे कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के इसके अंडर का एरिया हम लोग इजीली निकाल लेंगे। समझ में आ गया कैसे? अब इसके पीछे का फॉर्मूला जो होगा वो हम लोग चीज़ें देखेंगे। अब इसका ये ग्राफ ले लिया, क्या ले लिया, ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया और एंडिंग पॉइंट बी ले लिया। इसके बीच का डिस्टेंस ए और इसके बीच का डिस्टेंस बी, इसके बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कोई फंक्शन का ग्राफ होगा, ये कोई फंक्शन का ग्राफ होगा जिसे हम लोग क्या मान लिए, एफ ऑफ एक्स मान लिए। क्या मान लिए, एफ ऑफ एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये तो फंक्शन का ग्राफ है, कोई फंक्शन होगा, ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या हो जाएगी, ये छोटा सा जो एरिया है, इसको मैं और जूम करूँ तो ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम मान ले, ये तो एफ ऑफ एक्स होगा, ये क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स होगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है, इट मीन्स ये जो है ये आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स। अब देखो कि ये एफ ऑफ ए है, क्या है, एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एफ डेल्टा एक्स ये है, तो ये भी डेल्टा एक्स के बराबर होगा। ये तो रेक्टेंगल के शेप में होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, ये डेल्टा एक्स है तो ये डेल्टा एक्स के बराबर होगा। लेकिन ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, ये जो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लो कि h1 मान लेते हैं, इसके बीच ये किसका फंक्शन होगा, एफ ऑफ ए प्लस h1। ये फंक्शन, इसके बीच का डिस्टेंस h2 मान लेते, a प्लस h2, एफ ऑफ ए प्लस h2। उसी तरह से मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे, यहाँ से कहाँ, ये डिस्टेंस कितना पे है, x डिस्टेंस पे है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। मैंने बताने में पहले गलती कर दी, वो एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स आएगा, अब हम इसका एरिया निकालना चाहें, किसका एरिया निकालना चाहें, इसका एरिया निकालना चाहें, किसका, ये जो छोटा सा एरिया, ये जो छोटा सा दो लाइन के बीच का जो है, इसका एरिया निकालना चाहें, तो एरिया ये लगभग रेक्टेंगल के बराबर होता है। बहुत, अगर ये बहुत बड़ा है इसीलिए आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा है, इससे भी और छोटा 10 to 0
इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन टेंस टू जीरो होता है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। बहुत छोटा होगा तो ये लगभग क्या होगा, रेक्टेंगल के बराबर होगा। रेक्टेंगल के बराबर होगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। इसका लेंथ है डेल्टा एक्स और इसका जो विड्थ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या आ जाएगा इसका एरिया, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जब हम इसी तरह से सभी का हम एरिया निकालते जाएंगे, सभी का इस तरह से सबका एरिया निकाल के जोड़ दें तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इसका एरिया आ गया। तो इसी तरह से हम इसको ये लिख सकते हैं, सभी को इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें इसको, इन सभी को इंटीग्रेट कर दे, इसका एरिया आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया, पूरा का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बोलो कि नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे इंटीग्रेशन नहीं देके समेशन दे दिया है। क्या दिया है मैंने यहाँ पे, समेशन दिया हूँ। लेकिन समेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। समेशन का भी मतलब यही होता है सम, और इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है सम। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है। लेकिन जब समेशन वर्ड यूज करेंगे तो आपको लिमिट यूज करना होता है। जिस तरह से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डी वाई बाय डी एक्स नहीं लिख सकते थे, क्यों, जब तक इसको हमको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो नहीं लिखते थे। उसी तरह से समेशन और इंटीग्रेशन सेम, बहुत जगह सेम बताया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तब समेशन वर्ड यूज होगा, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। जिस तरह से ये रिलेशनशिप हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ में आया। तो अब जो है हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है ए और लिमिट देने का। क्यों लिमिट देंगे, क्योंकि अब देखो कि इसका जो ग्राफ है, ग्राफ का इसका जो ग्राफ है, ग्राफ कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम ये जो है ये ग्राफ इधर भी जाते रहेगा उधर भी जाते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें लिमिट दे देंगे कि हमको इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि आप पढ़े होंगे, बचपन का एक चीज़ है, कभी भी ओपन कर्व मतलब कि ये ओपन कर्व का एरिया कभी नहीं निकाला जा सकता है, ना ही ओपन कर्व का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस या कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। पेरीमीटर और एरिया क्लोज फिगर का निकाला जाता है। इसीलिए हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमको चाहिए ही चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम पहले ही मान लिए ए है और ये क्या है, बी है। तो अब जब इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लिमिट दे देंगे ए और बी, तो इसका मतलब क्या आ गया, पूरा का पूरा एरिया हमको आ गया। समझ में आ गया। इसका मतलब हमको यहाँ का पूरा एरिया आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के साथ हम लोग इसका क्या कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दिया है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोशन है, इज गिवन बाय 1 + TQ। 1 + TQ के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम T टू इतना। आपको वो कह रहा है कि यहाँ T = 0 से लेकर T = 5 सेकंड तक उसका क्या होगा, आपको उसका डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पूछ रहा है। मीन्स ये एरिया निकालने के लिए कह रहा है। समझ में आ रही है, क्या आ रही है, समझ में आ रही है इसको। अब जो है, अब देखो कि ये क्या, एक सेकंड, क्या कह रहा है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कह रहा है। ठीक, अब देखो कि ये मान लेते हैं कि 1 + TQ का जो ग्राफ होता है, 1 + TQ का ग्राफ इस तरह से होता है। 1 + TQ ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। तो 1 + TQ ग्राफ इस तरह से होता है और हमको T = 0 से लेकर T = 5 तक इसका हमको इसके बीच का हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, एरिया क्या निकालने के लिए कह रहा है, हमको डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए निकाल रहा है। ये सब चीज़ें वेलोसिटी टर्म है, वेलोसिटी टर्म हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसका ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़े थे तभी, हम लोग एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे हम लोग ये देखे हुए थे कि एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, उसको हम क्या, वही क्या आ जाता है उसका एरिया। और हम एक चीज़ और बताए थे कि कैसे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल निकालेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। अब जो है एरिया, इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर हम सीखें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। हम क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पे हमको फंक्शन क्या दिया है, 1 + TQ। तो हमको फंक्शन क्या दिया है, 1 + TQ। तो 1 + TQ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx हो जाएगा।
इसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt आएगा। यहाँ पे f ऑफ x था तो ये डी ऑफ x, ये फंक्शन t के टर्म में इसीलिए dt आएगा इसका इंटीग्रेशन। और कहाँ से कहाँ कह रहा है, a 0 है, 0 से लेके 5 तक, तो a क्या हो जाएगा इसका 0 और 5। बस इसको हम कैलकुलेट कर लिए, हमको आ गया इसका एरिया। और यही डिफरेंट इंटीग्रेशन होता था। हम पहले क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, ये जो दो टर्म है इसको भूल जाएंगे, लिमिट को हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा हम क्या कर लेंगे, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू dt। ये कहाँ से आ जाएगा, 0 से 5, 0 से 5 के तक में हम लोग इसका क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो है इसका अगर हम निकालेंगे एरिया, इसका हम अगर निकालेंगे पूरा का पूरा, एक सेकेंड इसका हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का, हमको डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। मैं यहाँ पे इतना ध्यान यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे हमको डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे डिस्टेंस का हमको क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी बराबर आपको ये तो पोजीशन दिया है ना आपको, तो पोजीशन दिया है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। तो डिस्टेंस को हम वेलोसिटी इंटू टाइम लिखेंगे ना, यहाँ से ये निकलेगा। मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ, आप लोगों का टाइम थोड़ा सा लग गया, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ मैं थोड़ा सा चीज़ ध्यान दिया ही नहीं। अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, v वेलोसिटी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt। तो v बराबर क्या आ जाएगा, dx/dt। तो v बराबर क्या आ जाएगा, dx जो है 1 + tq/dt आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 3t²। क्या आ जाएगा, v बराबर 3t²। क्यों, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और tq का 3t²। या फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन में बता चुका हूँ, उससे लिख लेना। ठीक है, अब ये जो ग्राफ हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का ग्राफ खींचेंगे, वेलोसिटी टाइम का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। और आप ये 9th का चीज़ है कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के जो बीच का एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस देता है। ये 9th का टर्म है, जब 9th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 9th का फिजिक्स में है। जब ये क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ के अंडर ग्राफ को वो क्या होता है, आपको एरिया जो होता है वो डिस्टेंस देता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपको एरिया आ गया, v बराबर 3tq, v बराबर 3tq। अब क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्यों करेंगे, देखो v बराबर dx/dt होता है, तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो v × dt बराबर dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इधर से इधर। अब जो है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इसको बता देता हूँ, 1 × dx लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x हो जाएगा। तो इट मीन्स कि x बराबर हमको क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ रहा है, आ जाएगा। अब जो है v बराबर हम निकालें 3t², तो x बराबर हो जाएगा 3t² dt इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 5 तक। अब जो है 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वो फॉर्मूला जो हम डिफिनिट का बताए थे उसमें आपको ये सब चीज़ें पूरा डिस्कस्ड है। तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t² dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब देखो t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता था x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5। अब इसका क्या हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर 2+1/2+1, इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 3 × tq/3। अब है ये तो इंडिफिनिट आया, लेकिन हमको लिमिट कहाँ से कहाँ दिया है, 0 to 5। हम यहाँ पे 0 to 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे मैक्सिमम लिमिट और इसे मिनिमम लिमिट कहते हैं। हम पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 × 5 का क्यूब बाय 3, अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे मिनिमम क्यूब से। तो 0 t का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 का क्यूब बाय 3। ठीक है,
ये दोनों ब्रैकेट में आएगा क्योंकि थ्री जो है कम्प्लीटली से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125/3, ये तो 0 का क्यू 0 और बटा 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 125। तो हमको क्या आ जाएगा 125 आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज 125 सेंटीमीटर। ये आज का पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।